देखिए, मुझे अब मेरे लिए डर नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा परिवार है। मेरे अलावा मेरे परिवार में और भी लोग हैं, तो उनके लिए अब मुझे डर है कि जिनकी बेल हो रही है, जो बेल पर घूम रहे हैं, वो क्या शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे वो? उन लोग के खुलेआम घूमते हुए क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? देखिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पति की जो हत्या हुई, तो उसमें मुझे इंसाफ चाहिए। भाजपा मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे भाजपा में एक सम्मानित स्थान चाहिए मेरी योग्यता के आधार पर, और जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ। देखिए, मेरे पति की हत्या के पूरे 9 साल बीत चुके हैं। 13 मई को अभी हमने उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाई है। तो मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि मैं इस संगठन के साथ अगर मैं जुड़ूँ, तो कहीं न कहीं मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, हाँ, लेकिन 9 साल का समय बीत गया, अभी तक कहीं मुझे वो उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर मैं आपसे सच कहूँ अपने मन की बात, तो उम्मीद के नाम पर अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पहले दिल्ली की सीबीआई टीम मेरा केस हैंडल कर रही थी, तब तक मुझे बहुत उम्मीद थी और मुझे ये पूरा भरोसा था कि मुझे जो न्याय चाहिए वो मुझे मिलेगा। लेकिन ये कोरोना काल के समय से केस ट्रांसफ़र कर दिया गया पटना की सीबीआई टीम को। तो पटना की सीबीआई की टीम में क्या हो रहा है ये मुझे कुछ पता नहीं है, और पटना मेरा केस आने के बाद से ही 3 लोगों की बेल हो गई। पहले तो ये बताइए कि सत्यम भारती जी के परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको सिवान छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ा? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। कि श्रीकांत भारती जी की हत्या के बाद उनके परिवार ने सिवान को छोड़ दिया। सिवान की सियासत में कुछ ऐसे नाम जिनके नाम के आगे देखा जाए तो सियासत सिवान की घूमती रहती है, उन्हीं के इर्द गिर्द लगभग देखा जाए तो कई दशकों से इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और उस नाम का आज भी जो है कि राजनीतिकरण किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर राजनीति की जाती है। हालांकि उस नाम से बहुत सारे पार्टियों को फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारी पार्टियों को नुकसान भी हुआ, लेकिन क्या उस नाम के पीछे जो एक हरा भरा परिवार है, जो परिवार उजड़ चुका है, क्या उस परिवार को कभी फ़ायदा हुआ? ये सवाल आज लोग पूछ रहे हैं, और इस जवाब को आज देने वाला शायद कोई नहीं है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान जुड़ी हुई हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सिवान के तेज़ तर्रार पत्रकार राजदेव रंजन जी की पत्नी आशा रंजन जी हैं। वो देखा जाए तो उनके जो सियासत का जो एक मामला है, जिस तरीके से उनको सियासत का एक शिकार बना दिया गया है, अभी हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बहुत ही खुल करके और ख़ास करके अपने पार्टी या संगठन या फिर उन लोगों से उन्होंने शिकायत किया है जो आज तक उनके परिवार को शायद कि राजनीतिक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आशा रंजन जी मेरे साथ है, मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सिवान की जनता को सादर नमस्कार। मैडम, बहुत दिनों के बाद आप लोग फिर से चर्चे में हैं। देखा जा रहा है कि आपने अभी एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि जब भी चुनाव आता है तो राजदेव रंजन जी को याद किया जाता है, श्रीकांत भारती जी को याद किया जाता है। क्या आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया कि इस तरह की बातें आपको करनी पड़ रही हैं? अब ये सवाल तो आप उस संगठन से, उस राजनीतिक दल से पूछिए जिसमें मैंने बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ मैं शामिल हुई थी। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जब उस समय महागठबंधन की सरकार थी, जब मेरे पति राजदेव रंजन जी की हत्या हुई थी, तो और उस समय भाजपा दल अपोजिशन में था, तो मेरा केस काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये सीबीआई को भी हैंडल किया गया, और उसमें जो भी कार्रवाई हुई वो बहुत तेज़ी के साथ तत्परता उसमें दिखाई गई थी। हाँ, उसमें बहुत तत्परता आई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ, एनडीए की सरकार आई, वैसे ही मेरे केस में बहुत शिथिलता आने लगी। तो अब इसको मैं क्या कहूँ? इससे तो मुझे यही लगता है ना कि जब कोई भी पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है, विपक्ष में बैठती है, तो इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा और उछाले जाते हैं और इन मामलों पर बहुत जल्दी कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब वही दल सत्ता में आ जाते हैं तो फिर सब कुछ मतलब गौण हो जाता है। इन बातों का कोई मायने नहीं रह जाता है कि कौन मरा, किसने मारा,
और वो क्यों ये घटना हुई। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि अब किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ अपनी ही पोजीशन से, अपनी कुर्सी से मतलब है। लगभग देखा जाए तो 7 साल होने जा रहा है, 7 साल या 8 साल होने जा रहा है। लेकिन इस 7 साल 8 साल में तो बहुत सारे राजनीति हुए, और आपके पति जो राजदेव रंजन जी थे एक वरिष्ठ पत्रकार थे, और उनके बारे में लगभग पूरा बिहार जानता था। लेकिन उनके अगर हत्या के बारे में आप इस तरह की बात आज कर रही हैं, जबकि एक लंबा अरसा होने जा रहा है, तो आखिर क्या वजह क्या रही? क्या इंसाफ आपको नहीं मिल पा रहा है, या जो वादे जो इरादे आपके थे उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से पानी फेर दिया जा रहा है, या और भी कुछ सोच करके आप पार्टी में गई थी जो कि नहीं हो पा रहा है? इसके बारे में ज़रा समझना चाहते हैं। देखिए, मेरे पति की हत्या के पूरे 9 साल बीत चुके हैं। 13 मई को अभी हमने उनकी 9वीं पुण्यतिथि मनाई है। और रह गई बात मेरे राजनीतिक दल में शामिल होने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद थी, क्योंकि जिस तेजी और जिस तत्परता के साथ उस समय इस केस को लिया गया था, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं इस संगठन के साथ अगर मैं जुड़ूं तो कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा, हाँ। लेकिन 9 साल का समय बीत गया, अभी तक कहीं मुझे वो उम्मीद नहीं दिख रही है, और बल्कि उल्टा 3 लोगों की बेल हो गई है। तो मैंने पिछले स्टेटमेंट में भी मैंने ये बात कही थी कि आखिर उन 3 लोगों की बेल किस आधार पर हुई है। वो 3 लोग जो इस समय बेल पर जो बाहर घूम रहे हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहेंगे? जब 3 लोगों की बेल हो गई, वो तीनों लोग सिवान में खुलेआम ही घूम रहे हैं, तो मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इस चीज़ का डर है आपको? बिल्कुल है। और इससे बाकी का जो प्रोसेस है उस पर भी असर पड़ेगा, ये भी मैं जानती हूँ कि जो फैसला आएगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी कि फिर आपको डर अपने परिवार को लेकर के भी है, उन लोगों को जिनको बेल मिला है उनसे भी डर है आपको, लेकिन पार्टी से सुरक्षा का भरोसा नहीं है क्या आपको? कि मैंने इसी उम्मीद के साथ मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी कि मुझे खैर उस समय तो जो यहाँ के तत्कालीन सांसद महोदय थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने नैतिकता के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर उन्होंने काफ़ी मदद की थी। लेकिन आज तक इस पार्टी और संगठन से मुझे राजनीतिक सहारा या राजनीतिक मदद तो कोई नहीं मिल पाई है कि जिससे मैं कहूँ कि हाँ, मैं पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूँ। यानी कि आपको कानूनी तौर पे भी न्याय नहीं मिल पाया सही तरीके से, और राजनीतिक जो न्याय मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। तो फिर आगे का क्या कदम होगा आपका, और आप चाहती क्या हैं फिर? देखिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पति की जो हत्या हुई तो उसमें मुझे इंसाफ चाहिए। और भाजपा मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे भाजपा में एक सम्मानित स्थान चाहिए मेरी योग्यता के आधार पर, और जो कि मैं डिजर्व करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो मैं डिजर्व करती हूँ वो सम्मान और वो जगह मुझे मिलना चाहिए, जो कि अभी तक मिला नहीं। पार्टी तो कहती है कि महिलाओं को सम्मान उतना ही मिलता है जितना पार्टी चाहती है, और पार्टी जो है कि खास करके हम लोग को महिलाओं के लिए काफ़ी हम लोग मतलब जगह भी दिए हैं, सम्मान भी देते हैं, और आप बात अलग कर रही हैं फिर। देखिए, ये आप भी जानते होंगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी होती हैं, जैसे आती हैं केंद्र सरकार से, वो आती हैं योजनाएं, तो क्या वो सारी योजनाएं धरातल पर हमको या आपको दिखाई देती हैं? सफल तो नहीं दिखाई देती हैं कोई योजनाएं। तो उसी तरह से ये पार्टी का भी है कि पेन एंड पेपर में हाँ बड़े बड़े मंचों पर भाषण दिया जाता है, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाता है। जमीन पर तो मुझे तो नहीं दिखाई दिया। और ये बात मैं खास तौर से मैं सिवान के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पूरे दल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो लोग भी हैं इस संगठन में, इस दल में, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, और उनसे मेरा अभी फिलहाल कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मैं सिवान के संदर्भ में कह रही हूँ ये बात कि जितना महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, आप किसी भी संगठन के किसी भी आप कार्यक्रम में चले जाइए, क्या महिलाओं के लिए एक लाइन भी नहीं छोड़ी जाती है बैठने के लिए। अगर महिला को अपनी बात मंच के माध्यम से कहनी हो तो उन महिलाओं को मंच तक नहीं मिलता है।
ये आप पहली बार नहीं कर रही हैं, आप नहीं कर रही हैं, बल्कि इससे पहले मैंने अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था सत्यम भारती का, जो कि श्रीकांत भारती जी के उनके पुत्र हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि सिवान में कुछ ऐसे लोग हैं भाजपा में जो मेरे पिताजी के हत्यारों को बचाना चाहते हैं, और आप भी वही बात कर रही हैं। सेंट्रल से आपको कोई परेशानी नहीं है, स्टेट लेवल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिवान के मतलब भाजपा का जो कैडर है उसमें आपको परेशानी है। तो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? ये सिवान में हम पूरी पार्टी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाँ लोगों की बात पार्टी कर में रहे हैं। कुछ ऐसे जी। लोग हैं हम्म। जिनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं, और वो कभी नहीं चाहते हैं कि हम जैसे लोग फ्रंट पर आए, सामने आए। क्या दिक्कत हो सकती है आप लोगों जैसे आने के? तेज तर्रार है इसके वजह से, पढ़ी लिखी हैं इसके वजह से? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर मैं तेज़ तर्रार हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैं किसी की समस्या को या अपनी बातों को या जनमानस की आम समस्याओं को या उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार को अगर मैं मंच से अगर मैं जनता तक पहुँचा सकती हूँ, सरकार तक पहुँचा सकती हूँ, तो ये मेरी कमी तो नहीं हो सकती। मेरा संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मेरी एक यही विनती है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे और मुझे सामाजिक और न्यायिक और कानूनी तीनों तरह का मुझे न्याय दिलाने में वो मेरी मदद करे। मतलब कौन जिससे शीर्ष नेतृत्व की बात कर दी, तो अभी तो सिवान में देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। सिवान में भाजपा के लोग ज़्यादातर उनको तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं। बिहार में भी एक अच्छी चेहरा उनका है। तो चूँकि बिहार में भाजपा में एक अच्छी पकड़ वो रखते हैं और सिवान की ऑलरेडी वो हैं, तो क्या आपका संदर्भ कहीं मंगल पांडे जी से तो नहीं रहे? आपकी बात काफ़ी हद तक सही है हम्म। कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सिवान के ही रहने वाले हैं, और इस नाते भी मैं उनसे ये विनती करना चाहूँगी कि वो मेरी आवाज़ को सुने और इस पर ध्यान दें और मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद करें। किसी भी एक राजनीतिक दल को क्या चाहिए? अच्छा आशा जी, एक चीज़ यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके स्वर्गीय पति राजदेव रंजन जी, वो तो किसी पार्टी से नहीं थे, वो तो एक पत्रकार थे। उनके निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया। महिला होने के नाते आपको लगा कि कम से कम एक हमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आपके, हालांकि उस वक्त तक राजनीति जिस तरीके से चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि आशा रंजन जी या इनके पूरे परिवार को बहुत मतलब अच्छा सम्मान मिल सकता है। लेकिन कमी कहाँ रह गई, जो कि आप लोगों को ना सम्मान मिला, ना आपको कोई राजनीतिक जगह दिया गया, तो कमी कहाँ रह गई? ज़रा इसको हम समझना चाहेंगे या मेरे दर्शक समझना चाहेंगे। अब ये तो आज तक हमें भी समझ में नहीं आया कि कमी कहाँ रह गई। अभी अभी जैसे कि आपने कहा कि सत्यम भारती जी का आपने बयान लिया, उन्होंने भी अपनी इस तरह की कुछ बातों को रखा। तो पहले तो ये बताइए कि सत्यम भारती जी के परिवार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको सिवान छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ा? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। कि श्रीकांत भारती जी की हत्या के बाद उनके परिवार ने सिवान को छोड़ दिया। तो इनके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, ये तो जिस पर बीती है वही बता सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पति की हत्या के समय जिस तरह से इस संगठन ने, इस पार्टी ने मेरे साथ खड़े होकर के मेरा साथ दिया, तो मुझे ये पूरी उम्मीद थी कि मुझे वो सम्मान और न्याय और समाज में एक जगह मुझे मिलेगी। लोगों ने मुझे सम्मान दिया, पार्टी के कुछ लोगों ने भी सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वो फिर मतलब वो जो एक तथ्य था, जो मेरा एक सच है मेरे जीवन का, वो लोगों की नज़र में धूमिल होता गया, गौण होता अच्छा, गया। अभी तो सीबीआई केस चल रहा है, तो उससे क्या आपको उम्मीद लग रही है? क्योंकि अभी तो आपकी सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, आपकी बिहार में भी सरकार है, सीबीआई भी लगभग देखा जाए तो फिर उससे आप लोगों को क्या उम्मीद लग रहा है? अगर मैं आपसे सच कहूँ अपने मन की बात, तो उम्मीद के नाम पर अब मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पहले दिल्ली की सीबीआई टीम मेरा केस हैंडल कर रही थी, तब तक मुझे बहुत उम्मीद थी और मुझे ये पूरा भरोसा था कि मुझे जो न्याय चाहिए वो मुझे मिलेगा। लेकिन ये कोरोना काल के समय से केस ट्रांसफ़र कर दिया गया पटना की सीबीआई टीम को। तो पटना की सीबीआई की टीम में क्या हो रहा है ये मुझे कुछ पता नहीं है, और पटना मेरा केस आने के बाद से ही 3 लोगों की बेल हो गई। और मैंने ये बात पिछले अपने बयान में भी ये बात उठाई थी
कि मतलब ये बेल क्यों हो रही है इसमें। तो इस समय की जो एनडीए की सरकार है, तो उससे मुझे उस न्याय की उम्मीद तो नहीं दिख रही है जिस हिसाब से लोगों की बेल हो रही है और केस मेरा शिथिल पड़ रहा है। डर क्या है आपको? देखिए, मुझे अब मेरे लिए डर नहीं है, हाँ, लेकिन मेरा परिवार है, मेरे अलावा मेरे परिवार में और भी लोग हैं, तो उनके लिए अब मुझे डर है कि जिनकी बेल हो रही है, जो बेल पर घूम रहे हैं, वो क्या शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे? वो उन लोग के खुलेआम घूमते हुए क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? तो इसलिए मुझे मैं जिस संगठन में हूँ और अभी फ़िलहाल जो सरकार है, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर विनती यही करना चाहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे वो सम्मान, वो जगह चाहिए। अगर बाय द वे ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, चूँकि तो राजनीति में तो आप आ ही गई हैं, क्या कोई दूसरा कदम भी उठाएँगी क्या आप, किसी और की तरफ जाने का पार्टी के? नहीं, किसी और पार्टी में जाने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि देखिए 2016 में मेरे पति की हत्या हुई और 2016 में मेरे साथ खड़े होने वाला यही संगठन, यही पार्टी थी, भाजपा ही थी। तो अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं भाजपा को छोड़कर किसी और पार्टी में जाऊं। तो मुझे बस यही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मुझे वो जगह मिलेगी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। शिथिल है सिर्फ पार्टी, लेकिन मतलब उम्मीद है आपको? हाँ, पार्टी में अगर कुछ लोगों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पार्टी में सब ठीक ही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हम जैसे लोग आगे नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, तो सुना आपने जिस तरीके से आशा रंजन जी का ये बयान, हालांकि इनको पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, शीर्ष नेतृत्व से भी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन इनको बस इस बात का मलाल है कि जिस तरीके से पार्टी ने और जिस तत्परता के साथ 2016 में जब इनके पति की हत्या हुई थी, उस वक्त पार्टी ने जो एक्टिव दिखलाया था, जिस तरीके से पार्टी एक्टिव हुई थी, अगर वही सिलसिला अभी तक चला होता तो शायद कि इनके परिवार को भी सुरक्षा मिल गया होता, बहुत अच्छी तरीके से इंसाफ भी मिल गया होता। लेकिन अभी इनको इस बात का अफसोस है कि पार्टी जिस तरीके से उस वक्त सक्रिय थी, अभी धीरे धीरे निष्क्रिय हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इनको इस बात का डर भी है कि जिन लोगों को बेल मिला है, हो सकता है आने वाले समय में इनके परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो, इसको लेकर के ये पार्टी से गुहार भी लगा रही है। लेकिन अब देखना है कि पार्टी इनकी कितनी मदद कर पाती है, चाहे वो कानूनी तौर पे हो या सियासी तौर पे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख रहे थे TS24 न्यूज़। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।